रोज शीर्षक निबंधकार के लेखक कौन है? अज्ञे। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे। लेखक कितने वर्ष याद है ना बाद मालती से मिलने आता है? देख लिया, थोड़ा सा बोले से 4 वर्ष कोई दिक्कत नहीं जगह के। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? यानी वहाँ जो मालती थी उसका जो घर का वातावरण था कैसा था, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखना है। जितना अपने शब्दों में लिखें उतना अच्छा है। तो पहले रूप में क्या हुआ, घर की कहानी के प्रथम भाग में ही मालती का यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है। यानी जैसे लेखक घर आता है तो जैसे मालती गेट खोलती है तो शुरुआत में ही वहाँ की झलक दिखाई जाती है। जब वह अतिथि का स्वागत करते, कहने का अतिथि किसे कहते हैं? बाहर से आने वाला जो रहता है अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि उसके दूर के रिश्ते का भाई है। जो अतिथि जो आया था उसके यहाँ मेहमान के रूप में आया था, तो वो उसके रिश्ते का दूर का भाई है, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती। यानी जब उसका भाई आया था तो उत्साहपूर्वक उमंग नहीं था, उसका स्वागत नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकता की तरह एक औपचारिकता निभा रही है। यानी जीवन में जितनी वो समय बिताई है उबाऊ नहीं है, नीरस मन है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती है। यानी प्रश्नों के कुछ ही संक्षिप्त उत्तर ही देती है। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। यदि पहले कोई उत्सुकता या उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कटता भी थी तो 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद से शेष नहीं रही। यानी यहाँ लेखक बोलते हैं कि उत्सुकता, खुशी, उमंग जो भी थी, तो उस लेखक ने सबसे पहले ही जब उसकी शादी से पहले ही उन्होंने देखा था, उसके बाद कभी उत्सुकता और उमंग दिखाई नहीं दिया। यानी विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बूझ सा गया था। यानी उसका व्यक्तित्व जो है बूझ सा गया था, उमंग नहीं थी उसके अंदर, जिसे उसका रिश्ते का भाई भांप लेता था, जिसका मतलब जो साथ साथ रहा था, तो उसका भाई जो रिश्ते का भाई था, यानी लेखक जो गए थे तो उसके मन की भावना को भाप लिया था। अतः मालती का मौन उसके दम या अवहेलना का सूचक नहीं बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उदासीनता, निरसता, यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी की सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। देखो, मोटा मोटी यहाँ समझाया गया कि जब लेखक उसके घर आते हैं तो जिस प्रकार लेखक का कहना है कि जिस प्रकार उसने शादी से पहले मालती को देखा था तो उस प्रकार अभी नहीं है। पूरा उसका वातावरण, उसका जो भाषाई बुद्धि है या और भी कुछ है, पूरा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और उसके अंदर लेखक देखता है कि उसके घर, और उसको जब देखता है तो पूरा नीरस होता है, उबाऊ होता है, उमंग नहीं छाई रहती है, उदासी छाई रहती है और निरस्तापुर में जड़ी हुई है। जिसके कारण यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उनका जो वातावरण है पूरा नीरस है, उबाऊ है, उभारपन है। दोपहर में उसे सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। मतलब जैसे ही दोपहर में जब लेखक आए थे उसके सूने आंगन में, सूना का मतलब सुनसान, ठीक है, आंगन में पैर रखते ही लेखक कहता कि मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है, किसी प्रकार की छाया मंडरा रही है,
जिससे उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मौन बना है, कोई उमंग उदासी नहीं है, मतलब कोई उमंग नहीं है, उदासी छाई हुई है। तो जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा दिखाई दिया कि मानो वहाँ किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह सांप की छाया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन का अपनेपन तथा प्रेम भावना का ना होना था। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, कोई अपनापन नहीं, कोई प्रेम भाव नहीं दिखा रहा है। वहाँ रहने वाला परिवार एक ऊब भरी है, यानी वहाँ जो जितना परिवार रहता था मालती के यहाँ उबा हुआ जीवन था, नीरस था, उमंग नहीं था। नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं भी यहाँ आया हूँ, मालती की तरह ही उदासी छाई हुई है मेरे मन में, नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रहा हूँ। माँ को अपने इकलौते बेटे के चोट लगने या उसके गिरने से कोई पीड़ा नहीं होती है। इसी प्रकार एक पति को अपने काम काज में इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। इस कारण उसे, है ना, उसे एकाक रूप से जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार यह सांप पति पत्नी के और बच्चे तीनों को भुगतना पड़ रहा है। कहने का मतलब, लेखक कहते हैं जैसे दोपहर में घुसते हैं उसके रूम में, तो उसका आंगन जो होता है उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो है इस आंगन में कोई छाया मंडरा रही है, ऐसी छाया जहाँ पर यहाँ पर खुशी आने से रोक रही है, उमंग आने से रोक रही है, उदासी छाई हुई है। और मैं भी यहाँ पर आया हूँ, शायद मालती की ही तरह ही मैं भी इसी प्रकार बना जा रहा हूँ, और इसी चपेट में उसके पति, बेटे और मालती जकड़ी गई है। लेखक और मालती के बीच का परिचय पाठ के आधार पर दे, यानी लेखक और मालती के जो बीच का परिचय है ना, संबंध जो है, मालती का संबंध जो है लेखक और मालती से, उसके बारे में बताना है। तो लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, एक घनिष्ठ है जो कोई टूटने वाला संबंध नहीं है। मालती लेखक की दूर की रिश्तेदार की बहन है, मालती जो है लेखक के रिश्तेदार की दूर की बहन है, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसे संबंध है। लेकिन बहन होने के बावजूद भी, है ना, उसके बीच में एक मित्र जैसा संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े पीटे, है ना, खेले धूपे, लड़े पीटे, जो भी कार्य किए बचपन में किए। दोनों को पढ़ाई भी साथ ही, यानी दोनों की जो पढ़ाई हुई थी वो दोनों जो है एक साथ ही पढ़े थे। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा। उनका रिश्ता जो था उन दोनों का, मालती और लेखक का, तो उनका मित्रतापूर्ण रहा। वो कभी भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में नहीं थे, यानी वो कभी जो अपने आप को कोई भाई और बहन नहीं समझते थे, वो सिर्फ मित्रता के पात्र पर रहते थे। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? ये पूछता नहीं है, ठीक है। कहानीकार अज्ञा ने महेश्वर के नित्य कर्म का जो, यानी वह कहानीकार जो थे, जो है वो जो अज्ञा जी जो है महेश्वर के उसके डेली के कार्य, दिनचर्या के बारे में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते हैं, चित्र दिखाते हैं कि पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज रोज एक ही ढर्रे में, है ना, एक ही दर्रे में जमा चल रहा है, एक ही ढर्रे में चलता रहता है। एक यांत्रिक जीवन की तरह, एक मशीन की तरह, एक मशीनरी जीवन की तरह उसका जीवन चल रहा है। पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती, है ना, पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संयंत्र के शिकार सिर्फ बड़े शहरों के लोग नहीं है, पहाड़ों के एकांत में उसके शिकार मालती और महेश्वर भी हैं। यानी कह रहा है कि ये जो यांत्रिक जीवन है, मशीनरी जीवन जो मालती और उसके पति महेश्वर जी रहे हैं, ये सिर्फ शहरों में नहीं पाया जाता है, ये जो वहाँ के पहाड़ी इलाके में जो वो सब रहते थे वहाँ भी पाया गया है। महेश्वर भी इस एक एक ढर्रे पर चलती हुई खुट्टे
खूटे पशु की तरह, जिस प्रकार कोई पशु खूटा रहता है उस मशीन की तरह, जब तक उसे मतलब खोलेगा नहीं तब तक उस वो वहाँ से जाएगा नहीं। उसी प्रकार एक खूटे की तरह, पशु की तरह इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली जिंदगी से उकताए हुआ है। यानी एक ही कार्य, ये एक ही रोजमर्रा, एक ही दिनचर्या को करते करते वो जो है उब सा गया है। कहानी के महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, यानी एक प्रकार का एक कटा हुआ पात्र है, परंतु जब कहीं भी कहानी में उपस्थित होता है, मतलब कटा हुआ पार्ट है तो हर टाइम उसकी बात नहीं की गई है। कटा हुआ पार्ट है तो कहीं कहीं बात की गई है। जहाँ पर उपस्थित है उसकी उपस्थिति माहौल को तनावपूर्ण, जहाँ भी उपस्थिति है, जहाँ भी मतलब मालती के पति महेश्वर आते हैं तो उस स्थिति में जो है वो जब भी कोई बात करता है तो वही तनाव वाला बात करता है, तनाव वाला बात करता है कि ये करना है, वो करना है, झंझट वाली बात करता रहता है हरदम। आवाज़ग्रस्त बनाती है। उसकी बदलती मन स्थिति वातावरण को अधिक नीरस और उबाऊ बनाती है, और वो जो बोलता है तो वातावरण को और भी उबाऊ और नीरस बना देती है। यंत्र यानी जिस प्रकार मशीन काम करता है, तो पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती के पति भी वहाँ पर है ना, इस प्रकार वहाँ भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संन्यास के शिकार सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग नहीं, पहाड़ों में भी होता है। ये तो पढ़ा दिए, ठीक है, दोबारा आ गया। गैंग्रीन क्या है? ठीक है, गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। गैंग्रीन जो है एक प्रकार का जो है खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों पैरों में कांटा चुभना आम बात है। यानी जो पहाड़ी लोग जो है, पहाड़ में जो रहते हैं पहाड़ी लोग, तो उसके पैरों में कांटा चुभना, है ना, चुभना एक आम बात है। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जो है जख्मी हालत में, जब जख्म का शकल अख्तियार कर लेता है, जैसे जख्मी हालत में शक्ल बिगड़ जाता है, तो उसी प्रकार जो है जख्मी हालत में पाँव का जो शकल जो होता है बिगड़ जाता है, जिसका इलाज एक मात्र पाँव काटना ही है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु भी हो जाती है ना। पूछता है तीन बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति, घंटा बजने के मालती से क्या संबंध है? जैसे जैसे 3 बजता है घंटा बज जाता है, 4 बज गए घंटा बज जाता है, 11 बज गए घंटे बज जाते हैं, तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या कारण? तो 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए से लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा गिनती रहती है। ऐसा लगता है कि मालती जो है प्रत्येक घंटा गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है चलो एक कुछ घंटा तो बीत गया। घर में नौकर भी नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, जो रोज एक ही वक्त पर आता है। ठीक है, मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है, रोज ही होता है। मतलब इसकी घटना जो रोज के दिनचर्या में एक ही घटना घटती है। आज शाम को 7 बजे आएगा, उस घर के बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटा की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। यह सब कुछ एक जैसा उसके एक ढर्रे पर चल रहा है। नीरस उबाऊ जिंदगी का परिणाम है कि घंटे गिनने के मजबूर है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है, थोड़ी वह राहत महसूस करती है, लेकिन डेली का वही कार्य उसको नीरस और उबाऊ बना दिया गया है। और एक ईठो ध्यान देना, ईठो क्वेश्चन जो है बिल्कुल बढ़िया ध्यान पढ़ लेना। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमेले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति है, उद्यम गया है नहीं है। तो इसका जो ये भाव जो है समझ लो, ये आना ही आना है। ठीक है,
प्रस्तुत पंक्तियां रोज शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इसमें विद्वान लेखक, यहाँ जो विद्वान लेखक है अज्ञे जी ने प्रकृति के माध्यम से, जो प्रकृति के माध्यम से जीवन के उन पक्षों को बताया गया, रहस्य के रूप में वो कोशिश की गई है कि जिससे मानव जीवन प्रभावित है। इन पंक्ति में लेखक द्वारा चांदनी का आनंद लेना, सोते हुए बच्चों का पलंग से नीचे गिर जाना, ऐसे प्रसंग हैं जो नारी के जीवन को विषम स्थिति के सूचक हैं। लेखक द्वारा प्रकृति से जुड़कर नारी की अंदर साव को देखना एक सूक्ष्म निरीक्षण है। चीड़ के वृक्ष का गर्मी से सूखकर मटमेला होना मालती के नीरस जीवन का प्रतीक है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार वो खुले आसमान में सोए हुए हैं, चांदनी को देख करके और उसके बच्चे को पलंग से गिरते हुए देख करके वो प्रकृति के रूप में देखते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष जो है गर्मी से, है ना, वृक्ष जो गर्मी से सूख करके मटमेला हो जाता है, उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार मालती का जीवन जो है गरीबी की छत्र छाया में, ध्यान से सुनो, गरीबी की छत्र छाया में नीरस और उबाऊ बन गया है। जिस प्रकार वृक्ष गर्मी से सूख करके मटमेला और सूख जाता है, उसी प्रकार मालती का जीवन में भी सूखीपन छाया हुआ है। वृक्ष के चीड़ के वृक्ष जो धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग जो कोमल है या नारी की कोमल भावनाओं के प्रतीक है, किंतु करुण नहीं, अशांति है किंतु उद्यमय नहीं है। यह मालती के नीरस जीवन का वातावरण से समझौता का प्रतीक है। हमें यह जानना चाहिए कि जहाँ उद्योग है वहीं सरसता है, और हम जान सकते हैं कि जहाँ उमंग है, उत्सुकता है, वहीं पर जो है सरसता है, वहीं उसी जगह पर खुशी का उमंग बहा सकता है। और जहाँ नीरस है, उबाऊ है, वहाँ की जिंदगी जो है वृक्ष की गर्मी से सूखा हुआ, जिस प्रकार चीड़ का वृक्ष मटमेला और सूख जाता है पत्ता, उसी प्रकार वहाँ का वातावरण, मालती का वातावरण सूखा पड़ा दिखाई दे रहा है। परंतु मालती के जीवन में सरसता नहीं है, वहाँ पर जो है मालती के जीवन में सरसता नहीं है। वह जीवन एक ढर्रे पर रोज एक एक तरह का काम करने पर, मालती का जीवन जो है एक ही जगह पर एक मशीन की तरह वह हर रोज एक ही काम करती है। एक रस जीवन है, उसकी सहनशीलता आदि उसके जीवन को उबाऊ बनाती है, और उसको एक ही कार्य एक करती है, तो उसका जीवन जो उबाऊ बन चुका है। मालती के लिए यह एक त्रासदी है, मालती के लिए ये जीवन बहुत ही कठिनाई है, जहाँ नारी की आशा आकांक्षा सब एक घुटन भरी जिंदगी में मिट गई है। जितने भी नारी की आकांक्षा है वो सब जो है एक तरफ से मिट गई है। नारी के जीवन में जो राग रंग होने चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ दुख की स्थिति है। और यहाँ पर जो नारी के जीवन में जो राग होना चाहिए, जो खुशी होना चाहिए, पर वहाँ पर जो है मालती के जीवन की जो स्थिति है वहाँ दुख से भरी हुई है। यह घुटन भरी जिंदगी को सरल बनाने के बजाय उसे समझौता कर लेती है। लेकिन यह कैसे बनाए, फिर भी इस घुटन भरी जिंदगी से वो समझौता कर लेती है। ठीक है, आप ऐसे ही चलना है तो चलो, यही उसके अशांति का कारण है, यही उसके अशांति के कारण है। मालती को अपना जीवन मात्र घंटों में दिखाई देता है। मालती का जो जीवन है मात्र घंटों में दिखाई, जहाँ 1 बजता है थोड़ी राहत मिलती है, जहाँ 2 बजता है थोड़ा राहत मिलता है, तो उसका जीवन जो है घंटों घंटों में दिखाई देता है। वो घंटों से छूटने के प्रयास करने के बजाय उसे निकलने पर थोड़ी राहत महसूस करती है, परंतु घंटे के फिर आगे आ जाने पर नीरस हो जाती है। फिर लगता है कि यही घंटा आ गया, फिर 1 घंटा रुकना है, फिर काम करना है। घंटा बीत जाने से, काम या ख़त्म हो जाने से थोड़ा सा अच्छा महसूस करती है। यही राग है जो कोमल है किंतु करुण नहीं और शांतिमय है। मालती का जिजीविषा, यानी मालती जो है जिजीविषा, जीने की इच्छा यदा कदा प्रकट करती है। कभी कभी जो जीने की इच्छा में प्रकट करती है कि बेकार ये जिंदगी है, मर ही जाए तो सोए अच्छा है। पर जो समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है, इसके मूल उसके पति का प्रति निष्ठा और कर्तव्य को अभिव्यक्त करती है। वह भी परंपरागत सोच के शिकार में है, जिसे विश्वास करती है कि यही इसकी जीवन का सच है, इससे इधर वह और सोच भी नहीं सकती, यही इसका जीवन है और ऐसे ही हमको जीना पड़ेगा। तो मालती का चरित्र करना है, मालती का चरित्र के बारे में, मालती कैसी है। प्रस्तुत कहानी रोज कहा है ना, रोज मालती का मुख्य पात्र नायिका के रूप में बचपन व बंधनों में से
पड़े उन्मुख और स्वच्छंद रहकर चंचल हिरनी के समान कूदती रहती थी। यानी बचपन में जो है उसका बचपन का जो जीवन था हिरनी के समान, जिसे चल चल इधर घूमती रहती है उसी प्रकार अच्छा स्वच्छ रूप भाव था। लेकिन उसका रूप जो है बहुत अच्छा था, बरबस था, लोगों को आकर्षित करता था, महज था। 4-5 वर्षों के अंतराल ही उसका विवाह कर दिया गया। एक बच्चे की माँ है, उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन सहज ही दृष्टिगोचर होता है। वह वक्त के साथ समझौता करने वाली कुशल गृहिणी है। वह वक्त के साथ कैसे चलना है उसके साथ समझौता करने वाली बहुत ही अच्छी गृहिणी है। वात्सल्य की वाटिका है, वह ममता मई है। 4 साल पहले क्या स्वर करेगा? 4 साल पहले होकर क्रांति विहीन हो गया है। वह शांत और सीधी बन गई है। वह अपने जीवन का परिवार की धुरी पर नाचने के लिए छोड़ देती है। वो अपना जीवन जो है व्यक्त करती है कि ठीक है मेरा उमंग सब खत्म है, वो परिवार के पीछे दौड़ रही है। मालती भारतीय मध्यवर्गीय घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशाओं का सजीव प्रतीक केंद्रित यह बात कर दी गई है। एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। भगत सिंह का अनुसार आत्महत्या क्या है? एक कायरता है। भगत सिंह सरकार है ना, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खपा थे? छात्र को राजनीतिक से दूर रखना की राय पर। तो सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का। थोड़ा ऑब्जेक्टिव। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अगर वे आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति कभी नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास ना हो सकेगा। भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? भगत सिंह जो थे विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखते थे? तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से वैसे तो बहुत सारी अपेक्षाएं थी। वे चाहते कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें। भगत सिंह कहते थे कि विद्यार्थी भी जो है राजनीतिक में भाग ले और देश की परिस्थितियों के बारे में जाने, उनके सुधार के उपाय सोचे, वहाँ के जो गतिविधियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं, उसके सुधार के बारे में जाने, उनकी योग्यता पैदा करे। वे देश के तन मन और धन से जुड़ जाए, यानी देश की रक्षा करने के लिए तन मन और धन से जुड़ जाना चाहिए और अपने प्राण न्यौछावर करने के पीछे कभी भी पीछे ना हटे। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य जो है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा कर सकता है। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनमें देश के आज़ादी के साथ समाज की उन्नति का प्रबल इच्छा भी दिखती है। यानी भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी के आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने देश के साथ साथ वहाँ के गांव समाजों के इच्छा पल भी बढ़ दिया। इसकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में, यह जो है 12 वर्ष की उम्र में भी जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर के वहाँ इन्होंने क्या किया कि जलियांवाला बाग की 12 साल की उम्र जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के संकल्प लिया, कसम खाई, शादी होती है। उसके बाद 1923 में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप से भगत सिंह यह जानते थे कि समाज में क्रांति अगर लाना है, समाज में अगर उत्सुकता लाना है तो उनके लिए जनता से सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा, कि उसके बताना होगा कि हमारा राष्ट्र जो है, हमारा देश जो है अपना होना चाहिए। एक ऐसे विचारधारा से अवगत करना होगा जिसकी बुनियाद संभव समाज पर टिकी हो, जहां शोषण की कोई बात ना हो, और ऐसी बात कहना होगा कि एक दूसरे से कोई शोषण नहीं, स्वतंत्र है, देश को आज़ाद कराना है। इसलिए उन्होंने लिखा कि समाज में क्रांतिकारियों के विचार की धार
की धार से होगी, वे समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्य आदि को दुर्गुण भाव से सबको दूर करना होगा, खड़ा होना होगा। मानवीय अवस्थाओं के कष्ट संघर्ष सहते बिना कष्ट सहे कुछ नहीं होगा। भगत सिंह समझते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने नौजवान सभा बनाई थी और उसके ध्येय से सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना था। क्रांतिकारी भगत सिंह कहते हैं कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली बम फेंकने पर कार्य किया था, इस पर दिल्ली के सेशंस जज ने असेंबली पर केस में भगत सिंह को आजीवन कारावास में सजा सुनाई थी। कष्ट के संबंध में रूसी साहित्य का हवाला देते हुए भी कहते हैं कि विपत्ति जो है मनुष्य को पूर्ण बनाती है, संकट जो है मनुष्य को पूर्ण बनाती है। हमारे साहित्य में दुख की स्थिति न के बराबर आती है, परंतु रूसी साहित्य के कष्टों और दुखी नई स्थिति के कारण भी हमें उन्हें पसंद करते हैं। कहने का मतलब जब तक कष्ट नहीं होगा तब तक बिना कष्ट के ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि खेद की बात यह है कि कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हम प्रकार यानी विपत्तियों से, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनका हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं और जिनके कारण हम अपने आप क्रांति कहते हैं। इसी आत्मविश्वास के बल पर भगत सिंह की फांसी के फंदे पर झूल गए। वे जानते थे कि इन कष्टों और दुखों का जनता पर बेहद प्रभाव पड़ेगा और जनता आंदोलन कर बैठेगी। अतः भगत सिंह का कहना सत्य है कि कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, बिना कष्ट सहे कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन ऊपर वाला भी है, ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखना। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं? देखो, भगत सिंह कहते हैं कि भगत सिंह ने कहा कि क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह कहते हैं कि देश के लिए, देश की सेवा के लिए अगर मृत्यु दी जाती है वो सुंदर मृत्यु है। और वो जो आत्महत्या को कायरता कहते हैं कि वो कहते हैं कि भगत सिंह कहते हैं इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग का पूर्णतः भूल देना चाहिए। जब देश के बारे में जब देश की बात चलती हो तो अपने अंदर जो बात है उसको दबा देनी चाहिए, मिटा देनी चाहिए। देश से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से विश्वासी और उसके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा और जब यह आंदोलन अपनी लास्ट सीमा में पहुंच जाती है तो हमें फांसी दे दी जाए, कोई बात नहीं। जब देश आज़ाद हो जाएगा अगर हमें फांसी दे दी भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मृत्यु मेरे लिए जो है सुंदर मृत्यु कहलाएगी। हमारे देश की कल्याण होगा, शोषक यहाँ चले जाएंगे और हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। इसी के साथ व्यापक समाजवाद की कल्पना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार सच्चे समाज के बारे में कल्पना भी कर सकते हैं जिसमें हमारी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी, है ना। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। और बोलता है कि भगत सिंह कहते हैं कि सच्ची मृत्यु वही है जब देश के भाग का बारे में हो रहा हो, जब देश की आज़ादी के बारे में बात की जा रही हो तो हम हमारे अंदर जितने भी इच्छा उनको दबा देना चाहिए। और जब देश जब आज़ाद हो रहा हो, आज़ाद हो जाए, अगर हम उस आज़ादी के दौरान अगर हमको फांसी भी दी जाए तो वो मेरे लिए सुंदर फांसी है, सुंदर है। और इसके उपरांत बोलते हैं कि जो व्यक्ति देश की सेवा में पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं और कोई कार्य नहीं करते, वो जो है कायरता है। डर से आत्महत्या कर लेते हैं, वही कायरता है। योगा करी आपू यहाँ तो लसम मिट्टी के लगा रही बेसवास है ना क्या 3 बजे तो रात के लिए रोटा बना के दिला कैसे बात नहीं थी पर फुल मोमबत्ती के टाइम से ताकत करो दो वन करो। चलो देखो, ओ सदा निरा
यह निबंध लेखक ने गंडक नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्र का मानकर लिखा है। ठीक है। जन्म 16 जुलाई 1917 को, मृत्यु 14 मई 1978 को हुई थी। जन्मभूमि खुर्जा, बुलंदशहर, शाहजहाँपुर जिला, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन बढ़िया से सेट कर लो। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। चंपारण क्षेत्र में जो है सबसे पहले पूरा घना जंगल हुआ करता था, जो कि पानी को रोकता था। ठीक है, जो पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वह महावन समतल हो गया। धीरे धीरे जब जंगल की सफाई कर दिए, काट दिए गए, तो बाढ़ के पानी का बहाव कोई रुकावट नहीं होता था और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। कहने का मतलब चंपारण क्षेत्र में बाढ़ क्यों आई? पहले क्या था, वृक्ष काटे नहीं जाते थे, है ना, वृक्ष वैसे ही रह जाते थे, जिसके कारण बाढ़ आती थी, रुक जाती थी। और धीरे धीरे जो अधिक कटाई होने के कारण क्या हुआ, वहाँ की जमीन जो समतल होगी, ठीक है, समतल होगी, और जिसके कारण अधिक से रूप में बाढ़ आने की संभावना व्यक्त होगी। और ये भी क्वेश्चन पूरा आता है। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला, ठीक है, नेपाल और मिथिला, यहाँ पर लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए प्रथम राजा नान्यदेव, चालुक्य, नृपति, विक्रमादित्य के सेनापति यही बस गए, मतलब यहीं बस गए थे। नान्यदेव ने यहाँ एक कर्नाट वंश का नींव डाला था, यानी कर्नाट वंश का यहाँ पर रहे थे आकर के। अंग्रेज ठेकेदार, पश्चिमी भारत के जमींदार, पूर्वी बंगाल, दक्षिण बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए थे। और कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। उसी समय वहाँ के जंगल की भी क्षति हुई थी। ठीक है, उसी समय जंगल की क्षति हुई थी और वहाँ जो जंगल काटी गई थी, वहाँ की क्रांतिकारी लाने के लिए यह जो प्रक्रिया कीमियाई प्रक्रिया कहलाई। ये क्वेश्चन भी बढ़िया से याद रखना। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? ओरावा भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ठीक है, कह रहा है कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? ओरावा भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ से लाया गया था। और थारुओं की अनुपम कला भी गृह कला थी यहाँ पर। ये भी आता है। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। वहाँ थारुए लोग जो थे, वहाँ के उसके कला के बारे में बताइए। थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने के योग्य है। उनकी कला जो थी सराहने योग्य है, कहने योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सीक की टोकरी बनाते थे। थारुआ कला, ध्यान से सुनो। वहाँ पर जो धान रखने के लिए कई प्रकार की सीक की टोकरी, यानी कमचा वाला बांस का जो होता है, सीक की टोकरी बनाते थे, पात्र बनाते थे। झोपड़ी में प्रकाश के लिए, यानी झोपड़ी में रोशनी के लिए जो दीपक थे, झोपड़ी में जो है वहाँ पर झोपड़ी जो घर बनाई जाती थी, वहाँ पर दीपक थे, यानी दिया जलाते थे। उसमें भी कई प्रकार उनकी कला नजर आती थी। वो दिया होता था, उस दिया में भी जो है कई प्रकार का जो कला कर दिया था। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे। मूंज क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, उनमें भी उनकी बहुत ही सुंदर कला दिखती थी। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला यह थी जब नववधु यानी नई वधु जो थी, नई नैहर कन्या जो होती थी, का अनोखा कर्तव्य यह था कि उन समय उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। वहाँ का रिवाज भी था। कोई भी नई वधु आती थी, नई कन्या आती थी, उन लोगों के में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। वधु जब ये काम पहली बार करती है तो माथे के ऊपर पीढ़ा
पर रखे सींग से बनी टोकरी में खाना लेकर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है ना। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ठीक है। इस दृश्य बहुत सुहावना होता है, लाज भरी लिहाज भरी में घूंघट लेकर जब जाती है नई नई कन्या। ये भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी आता है और हिंदी में भी आता है। अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। बोलो ओए की इम्पोर्टेंट सब चल गए की ध्यान दिला। कुछ नहीं पटन कर बोला कि हम बता दीजिए। अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं शताब्दी में देख अंग्रेज नीलो किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? ज्यादा नहीं लगी मुंह बंद कर। अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए हैं। वे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसानों से वसूले जाते थे। ये सब जो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था और किसानों पर यह अत्याचार होता था। और ये भी क्वेश्चन, अंग्रेज यानी गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? तो अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों के साथ वहां बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेज जो थे वहां बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेज ये क्रांतिकारी विचार और बगावत अन्य जगहों पर फैला जाता था तो अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान होता था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले, क्योंकि वो दक्षिण के लोग भी जो थे गंगा की पुल के द्वारा आते थे। तो इन्होंने अंग्रेज लोग क्या कहा, ये क्रांतिकारी और कहीं दूसरे जगह से और फैल ना जाए तो हम पुलें नहीं बनाएंगे और दोबारा यहाँ क्रांतिकारी करने के लिए यानी लड़ने के लिए नहीं आएगा, इसलिए गंगा पर पुल नहीं बनाएंगे। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्या को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। गांधी जी कहते थे कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था वहाँ की व्यवस्था थी तो सबसे ज़्यादा वहाँ की शिक्षा है। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गाँव बढ़वा, मधुबन, भितरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया गया। विदेशों से शिक्षाप्रद शिक्षक वहां रखे गए ताकि संचालन अच्छे से हो सके। सिपाही की मां सिपाही की मां मोहन राकेश 8 जनवरी 1925 में उसका जन्म हुआ, ठीक है। 3 दिसंबर 1972 में उनकी मृत्यु। जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है, मोहन राकेश का। क्वेश्चन आंसर, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा हुए डाकिया की राह क्यों देखती है? मोस्ट क्वेश्चन, बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र है ना, बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी के लिए देखती है क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वह ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं और माँ और बेटी उसी चिट्ठी की आस लगाए बैठी हुई है। लिख लो जो बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण बिस्नी मानव को लड़ाई में भेजती है ना। बिस्नी जो है बिस्नी को जो है मुन्नी की विवाह की चिंता के कारण जो है मानव को फौज में है ना लड़ाई करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि बिस्नी के घर की हालत बहुत खराब है। मानव के सिवा घर के कोई कमाने वाला नहीं है, यानी मानव के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के बिना पैसे के शादी ना हो वह समाज कलुष गंदा है। सही बात पैसा लेना चाहिए तो गंदा ना है तो यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसका बारे में बताना है। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा, देखो ये कहाँ बोल, ये उसकी माँ मोहन राकेश की यानी सिपाही जो है, क्या नाम है उसका, मानक की माँ बोलती है कि ये भी हमारे जैसा गरीब आदमी है,
इसको ऐसा मतलब, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। बिस्नी का पुत्र मानक सेना में सिपाही है। ब्रह्मा में अंग्रेज और जापान के बीच युद्ध चल रहा है। बिस्नी प्रतिदिन मानक की चिट्ठी का इंतजार करती है। इधर मुन्नी के विवाह की चिंता भी उसे सताए जा रही है। इसी चिंता के क्रम में बिस्नी एक दिन सपना देखती है कि उसका बेटा मानक फौजी के ड्रेस में घायल अवस्था के उसके पास आया है। वह उसे अपने गोद में बिठा लेती है। मानक ने उसे बताया कि उसका एक दुश्मन सिपाही पीछा कर रहा है। थोड़ी देर वो सिपाही वहां पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। बिस्नी उस सिपाही से मानक को नहीं मारने की विनती करती है। दुश्मन फौजी को मालूम होता है कि बिस्नी मानक की मां है। इतने में मानक उठकर दुश्मन को मारना चाहता है। इस प्रकार बिस्नी बोलती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मार सकता, क्योंकि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। देखिए ले कतई से दिल के यह पूरा करना एहने पूरा करने लगे। उनकी माँ पागल है। वह घर देखकर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो ना। तुझे पता है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। तो मतलब ये मानक की अब हो जाए टेंशन में। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। मुन्नी की उम्र शादी के योग हो गई है। एक दिन बिस्नी की पड़ोसन कुंती उसके घर आती है ना। बिस्नी की पड़ोसन जो है कुंती उसके घर आती है और मुन्नी की शादी की बातचीत करती है और कहती है कि मुन्नी बिटिया अब सयानी हो गई है। मुन्नी जो बिटिया है वो सयानी हो चुकी है। अच्छा सा वर घर देख करके शादी करा दो। इस पर बिस्नी कहती है कि वर घर देख कर ही क्या करना, मानक तो घर पर ही नहीं है। वो है तो कुछ होगा। वैसे ही आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। अर्थात जब तक मानक नहीं आएगा तब तक इसकी शादी कैसे होगी। लड़के वाले तो पैसे की मांग करते हैं, बड़े लंबा चौड़ा हाथ फैलाते हैं। 10 लाख चक्का खुआ दो। ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी देखो, सिपाही की माँ जो है क्वेश्चन बहुत आता है। नहीं, फौज जहाँ लड़ने के लिए है वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। प्रस्तुत पंक्ति ऐसे लिखना है। मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। बिस्नी, मुन्नी और कुंती आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच में दो नौजवान छोकरियां है ना, लड़कियां भिक्षा मांगने के लिए बिस्नी के सामने आ जाती है। बातचीत करते करते पता चलता है कि दोनों जो है लड़कियां ब्रह्मा में होने वाली लड़ाई से जान बचाकर आई है। मानक भी ब्रह्मा की लड़ाई में एक फौजी है। वितर्क में वो लड़कियां यह बताना चाहती है कि ब्रह्मा से कोई फौजी भागकर नहीं आ सकता और कहती है नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, भाग नहीं सकते। फौज जोड़कर जो भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बहुत लंबा भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारे और बंतों के कड़ों में भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन से ध्यान में रखते हुए उसका परिचय बातें हैं। मतलब मुन्नी जो बोलती है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे ना, वे जो तारों और बंतों के जो कड़े हैं उससे भी अच्छे होंगे। अपने माँ से बोलती है। तो मुन्नी और बिस्नी मानक का इंतजार कर रहे हैं। मुन्नी और बिस्नी जो है मानक का इंतजार कर रही है। मानक चिंता में एक दिन रात्रि में बिस्नी स्वप्न देखती है जिसमें मानक घायल स्थिति में बिस्नी के पास आया। मानक कहता है कि उसके पीछे कोई दुश्मन फौजी है जो मानक को मारना चाहता है। दुश्मन फौजी और मानक दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। बिस्नी दोनों के एक दूसरे को मारने की विनती करती है। तब मानक सिपाही को झटका देकर हटा देता है ना। जैसे हटा देता है उसी भी जो है ना कहाँ पड़े थे, धक्के मार के हटा देते हैं। मारना चाहता है। दुश्मन फौजी और मानक दोनों एक दूसरे को मारना चाहता है। बिस्नी दोनों को एक दूसरे को न मारने की विनती करती है। तब तक मानक बिस्नी से झटका देकर हटा देता है। मानक और फौजी दोनों विलीन हो जाते हैं। मानक और फौजी
तुरंत क्या होता है, विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अचानक गोलियां चलने की आवाज़ और सिपाही कराने की आवाज़ सुनाई देती है। बिस्नी चिल्ला उठती है, मानक मानक। अब तब अचानक से मुन्नी बोलती है, माँ क्या बात है माँ। बिस्नी बोलती है, मानक मानक। मुन्नी कहती है कि तू रोज भैया के सपने देखती है। सपने देखती हो माँ, भैया जब भी आएगा मेरे लिए कड़े लेकर आएगा, और वो कड़ा तारों और बंदूक के कड़ों से अच्छा होगा। मुन्नी मुन्नी एक सिपाही की भाई की है ना, मुन्नी एक सिपाही की बच कहे कि बिस्नी थी ना जी दुलालन जी। मुन्नी एक सिपाही की भाई की प्यारी बहन है, जो भैया के चिट्ठी का हमेशा इंतजार करती है। भैया के घर ना होने पर अपनी माँ बिस्नी का एकमात्र सहारा है। और 13 पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। बिस्नी मानक की माँ है ना, बिस्नी मानक की माँ है, पर उसे किसी भी सिपाही को माँ का ढूंढा जा सकता है। एक क्वेश्चन नहीं पूछता, हटाओ हटाओ। हाँ ईठो पूछता है, गारंटी आएगा। गारंटी। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है, देख लेना। हम गारंटी बोलते याद रखना। कला के लिए यानी या फर्स्ट में सेकंड है पर आएगा। कला कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है कि प्रगीत मुक्तों का चलना अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना, यही कला कला के सिद्धांत है। प्रगति से प्रगीत प्रगीत आ गया क्या रे। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है। प्रगीत का अर्थ है एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जा सकता है। प्रगीत का मतलब एक एकांत संगीत अर्थात एक जगह पर गाया हुआ गीत और या अकेले में बैठकर गाया हुआ गीत प्रगीत माना जाता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक है। ये नहीं पूछता, कला कला का सिद्धांत है। ईठो पूछता है, कविता जो कुछ कह रही है सिर्फ वही समझ कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकापक में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का क्या आशय है। प्रस्तुत पंक्ति नववर सिंह द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है। आलोचक के अनुसार प्रगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए। इस पंक्ति का आशय यह है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं, और उसे केवल अकेला मन है ना, मन के मर्म को समझने में, ठीक है मन होगा, मन के मर्म को समझने वाला व्यक्ति ही उसे समझ सकता है। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, ये नहीं पूछेगा, गारंटी। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा और उन्होंने आगे क्या किया। ठीक है, ये क्वेश्चन बना लोगे, वैसे देख लो। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया। तो पिताजी ने स्कूल में अपने बेटे अर्थात लेखक को झाड़ू लगाते देखा। पिताजी को देखकर लेखक को रोना आ गया। पिताजी ने सारा कारण को समझा और फिर झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वो चिल्लाने लगे कि वो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। फिर जब हेडमास्टर ने गाली देकर उन्हें धमकाया तो उन्होंने हेडमास्टर का जमकर सामना किया। यही काम किया और क्या किया करेगा। पिताजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके गाली मुझ पर। हाँ लिख लेना अच्छा से। खत्म। हाँ देख रहे हैं, जो जरूरी है सब तो इम्पोर्टेंट है। नहीं ना ईठो है, ईठो बहुत इम्पोर्टेंट। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। लेखक जब छोटे थे तो उसके परिवार के सभी लोग एक दूसरे के घरों में काम करते थे। ठीक है, वे लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस काम के बदले में उन्हें थोड़ा बहुत अनाज या जूठन मिलती थी। जूठन में आ गया है। शादी ब्याह के मौका पर भी उन्हें मेहमानों के
खाना खा लेने के बाद जूठी पत्तलों से बची जूठन ही मिलती थी। कभी कभी तो पूरियाँ के टुकड़े को सुखा लेते और बरसात के दिनों में पानी में उबाल कर नमक मिर्च छिड़का कर खाते थे। इन्हीं सब बातों को याद करके, इन्हीं सब के बातों के बारे में सोच कर लेखक के भीतर में कांटे उगने लगते हैं। का हो ई रोए। ये भी क्वेश्चन बड़ी फेमस। दिन रात खप मर करके हमारे पसीने की कीमत मत जुठा है ना, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए। दिन रात है ना, दिन रात मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र झूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय इस वर्ग के लोगों के लिए इस प्रकार का काम निर्धारित किया गया था। उच्च वर्ग के लोग उन्हें अपने पैरों तले रखते थे, फिर उन्होंने भी इसे अपना भाग मान लिया था। इसी कारण से किसी भी बात का विरोध नहीं करते थे। घर पहुंचने पर, ये भी क्वेश्चन, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अर्थात बेटा लेखक ही था, चमड़ा उतारते समय घिनौना काम करे। लेकिन घर में किसी और के न होने के कारण मजबूरी में उन्हें लेखक को भेजना पड़ता है। जब वह वापस आया तो सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उसकी मां रो पड़ी। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, वहाँ जहाँ शर्म का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धरता को बरकरार रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा झूठन से ली गई है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहता है कि आज उस जमाना में, है ना, इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहता है कि यह समाज लेखक की जाति के लोगों से बहुत ही कठोर व्यवहार करता था। यह लेखक की जो जाति था, उनके जाति से जो लोग जो थे कठोर व्यवहार करता थे। इन लोगों से काम बहुत कम लिया जाता था और मेहनत करने में मात्र गालियां ही मिलती थी। यह समाज अत्यंत क्रूर था, जिसमें मेहनत की कोई कीमत न थी, बल्कि ऐसा करके गरीबी को बनाए कर रखने का एक षड्यंत्र था। लेखक की भाभी क्या कहती है? ईठो ने पूछा। अच्छा जी, समाप्त हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। ये तुम एक बार और देख लेना सबको, जब देख सकोगे यूट्यूब में हमारे डाल देंगे। बहुत जरूरी है। शेयर करके कहाँ करेला? शेयर करेला। तो लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन देख लो एक ठो, और किधर गया? ठीक है, तो आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। ठीक है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ क्लास खत्म।